हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और यहां पर हम लोगों ने चालू करी है सीरीज कम में बम, जहां पर मात्र 15 मिनट के अंदर आपको एक पूरे चैप्टर का रिवीजन शुरू करवा दिया जाता है। अब भाई साहब देखो भैया, करना क्या है कि टाइमर को कर देते हैं स्टार्ट और चालू कर देते हैं हमारे रिवीजन को। तो करते हैं यहां पर शुरुआत। तो भैया जी टाइमर कर दिया हमने चालू। और सबसे पहले अगर बात करता हूं मैं, तो ध्यान रखिएगा पहला टॉपिक आपके पास में होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बात कर लेते हैं कि भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। तो भाई दो तरह के होते हैं, केमिकल एनर्जी को या तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले। अगर केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है गैल्वेनिक और दूसरे को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक। गैल्वेनिक के सेल के अंदर क्या होता है कि अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उससे करंट जनरेट होता है, जिससे एक वोल्टेज क्रिएट हो रहा है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक में बाहर से आने वाले करंट की वजह से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। इंपॉर्टेंट बात जो हर कोई भूल जाता है, यहां पर जब गैल्वेनिक सेल की बात की जाती है तो कैथोड होते हैं पॉजिटिव और एनोड होते हैं नेगेटिव। इस बात को ध्यान रखना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जस्ट ये चीज पलट जाती है, उल्टी हो जाती है। रीजन क्या होता है भाई साहब? रीजन यहां पर यह होता है कि कैथोड और एनोड को हम नेगेटिव और पॉजिटिव से नहीं जानते हैं। हम हमेशा ऐसे जानते हैं कि भैया कैथोड होते हैं वो जहां रिडक्शन परफॉर्म होता है और एनोड होते हैं वो जहां पर ऑक्सीडेशन परफॉर्म होता है। सो फॉर दैट रीजन यहां पर जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सेल्स। ठीक है जी, चलिए गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होता है जिसे कहा जाता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल होता है डेनियल सेल, जो काफी ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन पे काम करता है। रिएक्शन क्या होती है कि सर जब जिंक का इलेक्ट्रोड कॉपर के आयन के साथ में रिएक्शन करता है तो यह कन्वर्ट हो जाता है Zn2 पॉजिटिव में और कॉपर यहां पर क्या होगा आपको मिल जाएगा। कॉपर कहां से मिला होगा? ऑब्वियस बात है सर, कॉपर सल्फेट से यह मिला हुआ होगा। अगर मैं बात करता हूं सेल इक्वेशन की, तो सेल इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है, Zn से Zn2 पॉजिटिव जब यहां पर परफॉर्म होता है तो ये वाला पार्ट आपको बताता है ऑक्सीडेशन के बारे में, जबकि ये वाला पार्ट आपको बताता है रिडक्शन के बारे में। यहां पर जो आयनिक कंसंट्रेशन है जिंक का C1 और कॉपर का C2। ठीक है रे भाई साहब, ये वाली कहानी आपके पास में होती है। केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो अगर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन खाता है तो खाने पर क्या बनेगा? रिडक्शन। परंतु अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां होता है? एनोड पर। रिडक्शन कहां पर होता है? कैथोड पर। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है जी, चलिए अगला आता है हमारे पास में शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहां पर क्या होता है प्लेटिनियम की एक यहां पर यूज की जाती है प्लेट एज अ इलेक्ट्रोड के रूप में। रीजन ये होता है कि प्लेटिनियम जो होता है ये नेचर में होता है इनर्ट। इनर्ट होने की वजह से इसमें से पीटी पॉजिटिव या Pt2 पॉजिटिव में नहीं टूटता है, जैसे Zn2 पॉजिटिव में ब्रेकडाउन हो रहा था, जिस वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो रहती है वो यहां पर से रिड्यूस होती है। किस तरह से कहानी आई है रे भाई साहब? देखो यहां पर हाइड्रोजन का आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इस घटना को क्या कहा जाता है भाई साहब? यह घटना कहलाती है रिडक्शन। और अगर यहां रिडक्शन परफॉर्म हुआ है तो ऑब्वियस बात है ये रिएक्शन कहां पर हो रही है? कैथोड पर। इसलिए ध्यान रखना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमेशा कहां लगाया जाता है? कैथोड पर लगाया जाता है। उसी तरह से अगर मैं बात कर देता हूं इसका जो स्टैंडर्ड ईएमएफ, इसकी जो ताकत होती है इलेक्ट्रोड की, उसकी पावर को हम 0 एज्यूम करते हैं। होती नहीं है परंतु एज्यूम कर लिया गया है आईयूपीएसी सिस्टम के द्वारा। ठीक है भाई साहब, इसके बाद बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैथोड माइनस एनोड, फलाना ढिकाना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, बहुत सारी कहानी लिखी हुई रहती है, परंतु वो कुछ भी फॉलो नहीं करना है। एक चीज फॉलो करना है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन खा रहा है। सिंपल सी ये कहानी होती है। यहां से स्टैंडर्ड ईएमएफ निकल कर आता है भैया, जो कि सेल की टोटल पावर होती है। और अगर मैं बात करता हूं नर्स्ट इक्वेशन की, तो स्टैंडर्ड वैल्यू के अलावा जो टोटल वैल्यू होती है, यहां पर जो ईएमएफ ऑफ सेल है ये क्या है भाई साहब? ये आपके पास में
टोटल ईएमएफ है या जो टोटल वैल्यू होती है वो है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है कि कोई भी मेटल आयन अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करके मेटल में कन्वर्ट होता है, मतलब क्या परफॉर्म करता है, अगेन रिडक्शन को परफॉर्म करता है। तो इस सिचुएशन में नर्स ने बोला था कि ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल 0.059 बाय n log Kc, जहां पर n इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। जैसे ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, n, तो यहां पर ये हो जाएगा। अगर ये वाली रिएक्शन होती तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा था, 1, तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसी तरह से अगर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया जाता है तो इक्विलिब्रियम में स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाता है भाई साहब, आपके पास में 0। और अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है उसकी वैल्यू हो जाएगी इतनी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया भैया? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ बात कर लेते हैं सेल की एक और कैटेगरी के बारे में जिसे कहा जाता है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या होता है कि एनोड और कैथोड दोनों ही जगह पर आपके पास में सिमिलर एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। फर्क यहां पर होता है कंसंट्रेशन का। जैसे अगर मैं बात कर देता हूं यहां पे, तो यहां पर कॉपर का जो आयन है उसका कंसंट्रेशन C1 है, जबकि यहां पर जो इसका कैथोडिक साइड है, वापस से मैं बता देता हूं भाई साहब, ये जो कहानी है वो किसकी है, ये हमारे पास में एनोड की कहानी है और ये यहां पर कहानी है कैथोड की। ठीक है, कैथोड के नाम लेते से ही भैया देखो मेरे हाथों से अपने आप ही रिडक्शन लिखना शुरू हो चुका है। तो कहानी क्या बोलती है कि अगर आपके पास में एनोड वाला हिस्सा जो रहता है और एक कैथोड वाला हिस्सा, दोनों पर सिमिलर आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है परंतु उनके कंसंट्रेशन अलग अलग होते हैं, तो दैट सेल इज नोन एज कंसंट्रेशन सेल। और अगर यहां पे मैं लगाता हूं नर्स्ट इक्वेशन तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये वाला। और इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसका जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है वो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। क्योंकि हम लोगों को ये बचपन से पता है कि भैया स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ऑक्सीडेशन और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ रिडक्शन किसी एक ही सेल के लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं, परंतु विथ अ नेगेटिव साइन। ये लो रे भैया, नेगेटिव साइन यहां पे लगा देते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, बहुत सारा टाइम बचा है रे भैया, ऐसी क्या टेंशन। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बराबर होते हैं, बस एक नेगेटिव साइन का ही डिफरेंस होता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, जो कि होता है आपके पास में फ्री एनर्जी के लिए या गिब्स एनर्जी के लिए। तो चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। जहां पे बात करते एन, अगेन वही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एफ मतलब क्या, फेराडे। अगर मैं कोई बोलता है कि भैया फेराडे मतलब क्या, तो आपको पता होना चाहिए 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब, ये कहानी हो जाएगी ना। बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड जो आपके पास में गिब्स एनर्जी है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव देता है, ये वैल्यू नेगेटिव देता है तो सेल काम करेगा, और अगर यहां पर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो सेल काम नहीं करेगा। ये आता है आपके पास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सेल कब काम कर रहा है और कब काम नहीं कर रहा है। ना बात कर लेते हैं आगे भाई साहब, हमारे पास में कैलकुलेशन वाली टर्म जिसमें आता है कि आर होता है रेजिस्टेंस इक्वल टू एल बाय ए इंटू रो। रो रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता था, अब उसको हमने रजिस्टिविटी एक्सेप्ट कर लिया है। ना बात करते हैं अगला कंडक्टेंस का फॉर्मूला, डिनोटेड बाय जी इज इक्वल टू 1 बाय आर या फिर काप्पा ए बाय एल, जहां पर काप्पा बताता है आपको कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। ठीक है भाई साहब, अब इसके बाद इसी फॉर्मूले को आगे पीछे ऊपर नीचे जंबल करके आप क्या कर सकते हो, यहां पर फाइनल फॉर्मूला फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं जी स्टार की, जो कि होता है सेल कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला हमारे पास में एल बाय ए या फिर आर बाय काप्पा देके रखा हुआ है।
नाम कांस्टेंट है तो ऑब्वियस बात है वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। एक बात ध्यान रखना कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जितने भी होते हैं डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, वो जो कि कैटायन और एनायन में टूटते हैं। तो भैया इनकी जो कंडक्टिविटी अगर इस पे डिपेंड करती है तो भैया इसमें क्या क्या पॉइंट हमारे पास में मायने रखेंगे। पहला रखेगा नेचर स्ट्रांग होगा तो ज्यादा कंडक्टिव, वीक होगा तो कम। एग्जांपल दे के रखा है साइज ऑफ आयन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर, इन सभी फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। नाउ बात कर लेते हैं अगला मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे बात आई है तो उसको हम मोल्स में कैलकुलेट करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी या कंसंट्रेशन। फॉर्मूला याद रखना साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। परंतु अगर कंसंट्रेशन 0 हो जाए तो इस टर्म को ध्यान रखना, आपके पास फॉर्मूला बनेगा ये वाला, और इसके बारे में एमसीक्यू पूछा जाता है। एक आईएमपी पार्ट है जिसके अंदर पूछा जाता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसे कहा जाता है। तो 0 कंसंट्रेशन पे ये जो वैल्यू होती है दैट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि भैया जब कभी भी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाती है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो समय के साथ एकदम से क्या होते हैं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में धीरे धीरे फटाफट से डिक्लाइन हो जाते हैं। परंतु वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, कर्व बनाते हैं। कंसंट्रेशन जब हाई होता है तो उनका ब्रेकडाउन अच्छा होगा, पर कंसंट्रेशन के लो होते होते उनका ब्रेकडाउन कमजोर हो जाता है। और इसी बात को सबसे पहले किसने यहां पर फाइंड आउट करा था, डीबे, हकल और ऑनसेगर ने, जिन्होंने एक रिलेशन दिया था यहां पर ये वाला। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। नाउ बात कर लेते हैं आगे कोलराश लॉ की। तो कोलराश ने क्या बोल के रखा हुआ था, मोलर कंडक्टिविटी जो आपके पास में रहती है वो डिपेंड करती है केटायन और एनायन के नंबर्स के ऊपर। और अगर केटायन और एनायन में ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहां आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, जिसके फॉर्मूला कंसंट्रेशन सी और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है। बात कर लेते हैं यहां पर Ka, जो आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। साथ ही साथ में जो मोलर कंडक्टिविटी अभी थोड़ी देर पहले देखा था भैया, ये रहा उसका फॉर्मूला। चलिए जी गाड़ी को और आगे बढ़ाया जाए। फिर बात कर लेते हैं फेराडे लॉ या फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की, जिसके अंदर वेट या डिपॉजिटेड वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के, जिससे बनता है ये वाला फॉर्मूला। इसके बाद बात करते हैं सेकंड लॉ। तो वेट और इक्विवेलेंट वेट का जो रेशो होता है एक सीरीज ऑफ सेल्स के अंदर बराबर होता है। तो आगे आप कितनी भी सीरीज को बढ़ा सकते हो, सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। नाउ बात कर लेते हैं, दो टाइप के सेल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जहां प्राइमरी सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास में, नॉन रिचार्जेबल। और अगर बात कर लेता हूं सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी वाले क्या होते हैं, रिचार्जेबल। एग्जाम्पल ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल। बटन वाले चपटे वाले सेल, मर्क्यूरी सेल। ड्राई सेल जो आप घर में यूज करते हो, इस तरह से एनोड और कैथोड में यहां पर रिएक्शन होती है। वहीं पर बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। कारों में लगने वाली बड़ी बड़ी बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी होती है, जिसका एनोड पे और कैथोड पे ये रिएक्शन होता है और ओवरऑल रिएक्शन ये होता है। परंतु ये जो रिएक्शन होती है वो कहां पर होती है, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर बात कर लेते हैं आगे, इसके अलावा होते हैं निकल कैडमियम सेल। जो आपके पास कैमरा होते हैं डीएसएलआर, उसमें लगने वाली जो सेल या बैटरीज होती हैं, दे आर निकल कैडमियम सेल, ये वाली कहानी। और सबसे मोस्ट इफिशिएंट सेल होते हैं आपके पास फ्यूल सेल, जो कि कुछ इस तरह से यहां पे रिएक्शन करते हैं। और बात कर लूं अगर इफिशियंसी की, तो होता है यूजफुल वर्क अपॉन में टोटल वर्क। ध्यान रखना, इक्वेशन लिखी हुई है, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर बात कर लेते हैं कोरोजन या जंग लगना। जब कभी भी आपके पास प्रेजेंट आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या करता है, वो यहां पर इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसको क्या कहा जाता है भैया, इसको कहा जाता है कोरोड होना या फिर जंग लगना। कैथोड, एनोड और ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने देके रखी हुई है। एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए। तो भैया प्रिवेंशन की जब कभी भी बात आती है तो पहला होता है सैक्रिफिशियल। आपके पास में जो इलेक्ट्रोड वाली मेथड होती है वो डिटेल
आपको पता चल जाएगी। वन शॉट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। सेकंड बात करते हैं ऑयल पेंट, जो कि नॉर्मल होता है। गैल्वेनाइजेशन, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देना। तो ये आपके पास में 3 मेजर प्रोसेस होती है कोरोजन को बचाने के लिए। ठीक है जी, तो ये लीजिए, टाइमर को कर देते हैं स्टॉप, और हो गया हमारे पास में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसका रिवीजन। परंतु हां, एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपको और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ने के लिए आप वन शॉट का जो वीडियो है वो आसानी से देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट में यहां कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। साथ ही साथ में एक बात का ध्यान रखिए कि ये वीडियो सिर्फ एक क्विक रिवीजन के तौर पर है। आपने ऑलरेडी तैयारियां कर चुकी हैं, सिर्फ उसको रिवाइज करने के लिए 15-15 मिनट के छोटे छोटे वीडियोज बनाए जा रहे हैं। डिटेल में जानने के लिए ऑलरेडी वहां पर दे के रखा हुआ है वन शॉट रिवीजन, जो आप देख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो बस इसी बात के साथ में ही लेक्चर का हो चुका है एंड। और अगर वीडियो पसंद आया तो भैया लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और साथ ही साथ में शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।